गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। आज हम जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है और कैसे इसे अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पदार्थ। पदार्थ जिसे हम मैटर भी कहते हैं। तो पदार्थ होते क्या है? तो सिंपली देखा जाए तो वे सभी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पदार्थ। जब हम लोअर क्लासेस की बात करते हैं तो लोअर क्लासेस में इसी तरह से सिंपल डेफिनेशन बताई जाती है। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार इसको समझते हैं क्या होता है। यह है पदार्थ की सिंपल डेफिनेशन। क्या होता है? वे वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं पदार्थ। आप अपने आसपास देख लीजिए, जो भी वस्तु आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पदार्थ होंगे। इसी को हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं उसे हम कहते हैं पदार्थ। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोअर क्लासेस होती है उसमें ये वाली डेफिनेशन बताई जाती है और जब हम अपर क्लासेस में आते हैं तो वहां पर हमको इस तरह से डेफिनेशन बताई जाती है। या आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए दोनों डेफिनेशन को आप एक साथ कंबाइन करके भी बोल सकते हैं। जैसे क्या होगा? वे वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, ये होता है पदार्थ। आइए इसका कुछ उदाहरण देखें। तो उदाहरण में आप कुछ भी ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं वो सारी चीजें क्या होंगी? पदार्थ होंगी। ठीक है, जैसे हम लेते हैं, जैसे टेबल, पंखा, बुक्स, पेन, आपका बैग, ठीक है, मोबाइल, सामने आपकी जो दुनिया भर की गाड़ियां आप देख रहे हैं, सामने छोटे बड़े कई सारे जानवर देख रहे हैं, कई सारे पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें होंगी पदार्थ। तो ये होता है आपका पदार्थ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि इन पदार्थों को हम कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कैसे इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम पदार्थ का वर्गीकरण। आइए देखते हैं कैसे इनको हम अलग अलग भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हम मुख्य रूप से दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें से पहला जो होता है उसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, या इसी भौतिक वर्गीकरण को हम अवस्था कहते हैं। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा पदार्थ की अवस्था। तो जो पदार्थ की अवस्था होती है वास्तव में होता है वो उसका भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा जो तरीका है वो होता है रासायनिक वर्गीकरण। ये इस तरीके का। ठीक है, तो जो भौतिक वर्गीकरण है इसमें हम पदार्थ को 5 भागों में बांटते हैं। आइए देख लेते हैं।
इसमें पहला जो होता है वो होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा जो अवस्था होती है वो होता है BEC। इसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण कहें या फिर अवस्था कहें, ये कितनी होती है? 5 तरह की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। उसी तरह से जो रासायनिक वर्गीकरण है, इस रासायनिक वर्गीकरण को हम 2 तरीके से बांटते हैं। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण, या जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। दूसरा हो गया आपका मिश्रण। ये जो शुद्ध पदार्थ होता है, इस शुद्ध पदार्थ को फिर से हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। ये जो तत्व है इसको फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं। ये हो जाता है धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। इसी तरह जो यौगिक है, इस यौगिक को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होगा आपका अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, देखिए यौगिक को हमने 2 भागों में बांट दिया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसी तरह मिश्रण को भी देख लीजिए। मिश्रण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ये जो समांगी मिश्रण होता है इसको बोला जाता है विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन, सॉल्यूशन। और जो विषमांगी मिश्रण होता है, इस विषमांगी मिश्रण को फिर से हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसमें से पहला होता है आपका पोलाइन और दूसरा होता है वो होता है आपका निलंबन। ये इस तरीके का। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को 2 तरीके से बांटा गया, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जिसको हम क्या बोलते हैं? अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। इसी तरह से पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण देखते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर से 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व जो होते हैं आगे फिर से 3 भागों में बढ़ जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसी तरह जो यौगिक होते हैं, यौगिक आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण भी आगे 2 भागों में बढ़ता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोला जाता है विलयन और विषमांगी जो मिश्रण होता है ये आगे जाकर के फिर 2 भागों में बढ़ता है। इसमें से एक होता है आपका पोलाइन और दूसरा होता है निलंबन। ठीक है, तो इस तरह से पदार्थों को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो अब इसमें से जो वर्गीकरण है उसको हम एक एक करके देखेंगे। आज की क्लास में हम केवल सिर्फ पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण के बारे में और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो चलिए आगे हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण
या इस भौतिक वर्गीकरण को हम और क्या बोल सकते हैं, अवस्था। अवस्था। तो अभी हमने देखा कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, टोटल 5। कौन कौन सी? पहला होता है ठोस या सॉलिड, दूसरा आपका द्रव या लिक्विड, तीसरा गैस, चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और पांचवी जो अवस्था है वो कहलाती है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब इनको हम एक एक को डिटेल से आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन तीनों को, ठोस, द्रव, गैस। क्योंकि ये जो अवस्थाएं होती हैं ये नई है, ये कुछ समय पहले खोजी गई है। इससे पहले हम मुख्य रूप से तीन ही अवस्था के बारे में पढ़ते थे, है ना। तो पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। उसके बाद हम प्लाज्मा और BEC को समझेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले ठोस। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं? ये जो ठोस होते हैं इनका जो आकार एवं आयतन, ये जो होता है वो होता है निश्चित। ये तो हम पहले से जानते हैं कि ठोसों का जो आकार है और आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। साथ ही इनमें होता है प्रबल अंतर आणविक बल। ठीक है, प्रबल अंतर आणविक बल होता है। जैसे मान लो हम एक ठोस की संरचना देखें तो वो कैसे रहेगा, वो इस तरह से उसके जो अणु होते हैं बहुत इस तरह से पास पास उपस्थित होते हैं, ऐसे ये इस तरह से, ठीक है। तो इनका जो देखिए ये कैसे होता है कि ये जो अणु है, इसके अणु, ठोस के अणु, इनके आपस में, इनके मध्य में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये जुड़े होते हैं। उस वजह से क्या होता है, ये बहुत पास पास होते हैं। क्योंकि आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है इसलिए अणु बहुत पास पास आ जाते हैं। ठीक है, या हम ये कहेंगे बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ये टाइट एक दूसरे से बंध जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि इनमें, इनके बीच में जो स्थान होता है, ये बीच में किसी तरह का स्थान नहीं होता, या जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा आकाशीय क्षेत्र। आकाशीय क्षेत्र, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो होता है इनमें होता है बहुत कम। कम क्यों होगा, अणु बहुत पास पास है इसलिए बीच में कोई खाली जगह नहीं बच रही है। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं कि चूंकि इनमें अंतरा आकाशीय जो क्षेत्र होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होने की वजह से क्या होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं। इसको भी अपन लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, अणु बहुत पास पास होंगे, ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। और इस वजह से क्या होता है, चूंकि देखो इसमें अंतराकाशीय क्षेत्र का स्पेस जो है वो बहुत कम है, बल बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से अणु बहुत पास पास होते हैं। इस वजह से क्या होता है, अणुओं में जो है किसी प्रकार की कोई गति, कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो मूवमेंट, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट अणुओं में या घटक कणों में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि ये इनका जो घनत्व होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी जो डेंसिटी है, क्योंकि बहुत पास पास है, सघन है, इसीलिए इनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। ये उच्च डेंसिटी वाले होते हैं। तो ये होते हैं ठोस पदार्थ। एक बार फिर से देख लें, आकार और आयतन निश्चित होंगे। ठीक है, इनमें प्रबल अंतराणविक बल होता है और
साथ ही इनमें अंतराकाशीय जो क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अणु बहुत आसपास होते हैं, इस वजह से इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, और अणु बहुत आसपास होते हैं, इस वजह से इनका जो घनत्व होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये होते हैं ठोस पदार्थ। इसके बाद हम देखेंगे द्रव, या इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड। इनमें क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित होगा, किंतु इनका जो आयतन है वो होता है निश्चित। ये आकार जो है वो अनिश्चित होगा और आयतन जो होता है वो होता है निश्चित। मतलब ये कि यदि मान लो हम 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, यदि उसको हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास जैसा हो जाएगा, उसको यदि हम थाली में डालते हैं थाली जैसा हो जाएगा, यदि उसको हम मग्गा में डालें मग्गा जैसा हो जाएगा, कप में डालें कप जैसा हो जाएगा, बीकर में डालें बीकर जैसा हो जाएगा, फ्लास्क में डालें फ्लास्क जैसा हो जाएगा। तो जिसमें भी हम डालते हैं उसके हिसाब से अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। इसीलिए आकार जो है वो अनिश्चित होता है, किंतु जो आयतन है वो निश्चित होगा। यदि 1 लीटर पानी को हम बीकर में डालें तो वो 1 लीटर ही रहेगा। यदि हम उसी 1 लीटर पानी को थाली में डाल देते हैं, प्लेट में डाल देते हैं, तो वो आकार तो बदल जाएगा, लेकिन आयतन जो है वो 1 लीटर पहले था वो 1 लीटर बाद में भी होगा, यदि उसमें कोई बाहरी वस्तु ना मिलाई जाए तो। ठीक है, या कोई बाह्य कारक उसमें कार्य ना करे तब। ठीक, नेक्स्ट है कि इसमें होता है अपेक्षाकृत दुर्बल, अपेक्षाकृत दुर्बल बल। इससे पहले जैसे हमने देखा कि ठोस में क्या होता था, प्रबल स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अपेक्षाकृत दुर्बल। अपेक्षाकृत मतलब ठोस की अपेक्षा इसमें जो बल काम कर रहा है वो क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा। जैसे हम इस तरह से ले लें, मान लो द्रव पदार्थ, तो ये क्या होगा इस तरह से, ये इसकी संरचना ऐसे। ये तो इससे पहले जैसे हमने ठोस में देखा, तो ठोस में क्या देखा, तो जो अणु थे जो कण थे वो क्या है बहुत आसपास थे, और इसमें क्या होता है कण दूर दूर होते हैं। दूर दूर क्यों होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच जो लगने वाला बल है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, वो जो है क्या हो रहा है, दुर्बल है ठोस के मुकाबले, अपेक्षाकृत दुर्बल है, ठोस की अपेक्षा में दुर्बल होता है, जिसकी वजह से अणु जो है वो दूर दूर चले जाते हैं। अब अणु दूर दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, इनमें जो अंतरा आकाशीय क्षेत्र होता है वो अधिक हो जाता है। अंतरा आकाशीय क्षेत्र वो होता है अधिक, ठोस के मुकाबले ये अधिक हो जाता है। मतलब इन अणुओं के बीच में जो ये स्थान है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं अंतरा आकाशीय क्षेत्र, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो स्पेस होता है वो ठोस के मुकाबले ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि इनमें मूवमेंट होता है। जो कण होते हैं, जो परमाणु है या अणु है, उनमें क्या होता है, उनमें मूवमेंट होता है। ये इनमें मूवमेंट हो सकता है, और इस मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, इनमें बहने का गुण होता है। इस मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, फ्लो हो सकते हैं। जो हम देखेंगे कि द्रव पदार्थ में बहने का जो गुण होता है वो इसी वजह से होता है। अणुओं में मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने की वजह से उसमें बहने का गुण पैदा होता है। उसके अलावा इसमें देखेंगे कि इसका जो देखो, जैसे हमने ठोस को देखा, तो ठोस में क्या है, अणु बहुत आसपास थे, ये थोड़े दूर दूर है। मतलब क्या होगा कि इसका जो घनत्व होता है, ठीक है, ये भी क्या होगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। ठीक, ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा था, एकदम हाई डेंसिटी होती है ना, और यहाँ पे इसका घनत्व यदि हम देखें तो ठोस की अपेक्षा इसका जो घनत्व होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब ठोस के मुकाबले ये कम होगा। तो इस तरह से होता है आपका द्रव पदार्थ। इसके बाद हम आगे देखेंगे गैस। ये हुआ आपका गैस।
तो गैस में क्या होता है, इनका जो आकार एवं आयतन ये दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। अब ये क्यों होता है, आगे हम उसका कारण देखेंगे। इसका कारण ये होता है कि इनमें जो बल होता है वो अत्यंत दुर्बल होता है, अत्यंत दुर्बल बल पाया जाता है इसमें। ठीक है, कैसे होगा देखिए, मान लो हम ले लेते हैं ये गैस के अणु, ये इस तरीके का। ठीक, तो क्या होता है, ये जो अणु दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, अत्यंत दुर्बल होगा, बहुत ही वीक होगा। ठीक है, या नगण्य आप बोल सकते हो। और यही वजह होता है कि ये जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच का ये जो स्पेस है, जिसको हमने क्या बोला, हमने बोला अंतरा आकाशी जो क्षेत्र है वो होता है बहुत अधिक हो जाता है ये। ठीक है, इनके बीच का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनमें होता है फ्री मूवमेंट। ये एक फ्री मूवमेंट होता है। फ्री मूवमेंट कहने का मतलब आप देख लीजिए कि एक तो इनके बीच जो बंध है बहुत दुर्बल है, बहुत ज्यादा दुर्बल है, और इसी वजह से बहुत दूर दूर है। साथ ही क्या होता है, इनमें जो अंतराकाशीय क्षेत्र है वो भी बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि इनमें फ्री मूवमेंट होता है। इनके जो कण होते हैं, इनके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रीली एकदम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से इनका आकार और आयतन जो है वो दोनों अनिश्चित होता है। तो ये होता है आपका गैस। इनके उदाहरण में आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे ठोस पदार्थ की हम बात करें तो ठोस पदार्थ क्या होंगे, तो ठोस पदार्थ आप पत्थर ले लो, लोहा ले लो, ईंट है, जैसे मेरे हाथ में डस्टर है, ये चौक है, ये सब क्या होंगे, ठोस पदार्थ। ठीक, उसी तरह द्रव पदार्थ की बात करें तो द्रव पदार्थ क्या क्या होंगे, आप तेल ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, ठीक है, केरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, द्रव पदार्थ। उसी तरह गैस की बात करें तो आप दुनिया भर के जो गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जितने भी गैस हैं वो सब आप ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका ठोस द्रव गैस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानी गई है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होगी, प्लाज्मा। आपको एक बात जान करके बहुत अचरज होगा कि पूरे ब्रह्मांड की यदि हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उसमें सबसे ज्यादा वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो अवस्था होती है प्लाज्मा। पूरे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं वो सबसे ज्यादा प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे होता है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और हम ले लें। जैसे हम ले लेते हैं ठोस। इस ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये द्रव में बदल जाता है, और इस द्रव को यदि हम गर्म करें तो ये गैस में बदल जाता है। और यदि इस गैस को गर्म किया जाए, ये गैस को गर्म किया जाए, और कितना गर्म किया जाए, लगभग 10,000 से 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 10,000 से 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसको गर्म किया जाता है तब मिलता है प्लाज्मा।
ठीक, ऐसा होता है कि जब हम ठोस को, ये तो हम पहले जानते थे कि अवस्था में परिवर्तन, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि ठोस को जैसे हम गर्म करते हैं तो द्रव, मतलब एनर्जी देते हैं तो द्रव को जैसे हम ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा देते हैं तो गैस में बदल जाता है। और जब गैस को 10,000 डिग्री से 15,000 डिग्री तक हम गर्म करते हैं तो ये जो होता है ये बदल जाता है प्लाज्मा। तो आइए हम समझते हैं कि प्लाज्मा कैसा होता है, कैसे बनता है। इसके लिए हम ले लेते हैं एक ऐसा कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में हमने डाल दिया गैस। ठीक है, इसमें हमने कोई एक गैसीय पदार्थ इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस कंटेनर को करते हैं हम गर्म। इसको हमको क्या करना है, इसको करना है हमको गर्म, और कितना करना है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हमको करना है। ये कंटेनर को हम गर्म कर रहे हैं। तब इसमें क्या होगा, तब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक परमाणु है, गैस का परमाणु है, तो ये गैस का परमाणु क्या करता है, यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है बाहर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो जाएगा और वो चला जाएगा बाहर। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो ये बदल जाता है धनायन। ठीक है, उसी तरह से जैसे गर्म करते जाते हैं तो एक एक करके क्या होता है, ये सारे जो परमाणु दिख रहे हैं इन सब में से इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिमूव हो जाता है और ये जो है वो एक धनायन में बदल जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे करके सारे के सारे जो है आयनों में बदल जाते हैं। तो इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें बहुत सारे हमको धनायन मिल जाएंगे और इसमें बहुत सारे हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इस तरीके से ये इस तरह से बहुत सारा क्या मिला हमको, धनायन मिल गया और बहुत सारे हमको क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इस तरह से जो होता है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, परमाणु से मुक्त हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है। और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन और ये धन आयन दोनों एक साथ होते हैं और इसी अवस्था को बोला जाता है प्लाज्मा। चूंकि धन आयन और ऋण आयन एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, एक साथ हैं, इस वजह से भी क्या होता है, ये जो अवस्था होती है वो होता है विद्युत का सुचालक। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो गैस होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, वो कुचालक होता है। लेकिन उसी गैस को जब हम गर्म करके प्लाज्मा अवस्था में बदल देते हैं तो यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, एक साथ मूवमेंट होता है इनमें। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये विद्युत का हो जाता है सुचालक। ये होता है विद्युत का आपका सुचालक। और ये जो अवस्था होती है बहुत ही हाईली एनर्जेटिक स्टेट होता है, इसमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये कहाँ पे आपको मिलता है, तो इसके उदाहरण आप ले सकते हो, इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। तो जितने भी सूर्य हैं, जो तारे हैं, उनमें इस तरह की अवस्था पाई जाती है। यदि हम यहाँ पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में ये अवस्था कहाँ मिलेगी हमको, आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा टीवी, इसके बारे में सुना होगा। तो जो प्लाज्मा टीवी होता है उसमें मिलती है प्लाज्मा अवस्था। उसके अलावा जो नियॉन बल्ब है, नियॉन बल्ब या मरकरी बल्ब जो आता है वो फ्लोरोसेंस ट्यूबलाइट होता है, फ्लोरोसेंस ट्यूबलाइट। तो ये जो होता है, या आप CFL ले सकते हो, ये जाना पहचाना नाम। तो ये सब में आपको मिलती है प्लाज्मा अवस्था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं BEC। BEC इसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर बना है। इसमें से बी होता है सत्येंद्र नाथ बोस, जो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे। आइंस्टाइन
तो इन दोनों के नाम पर ये बना हुआ है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो 1920 में सबसे पहले जो सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं उन्होंने इसको कैलकुलेट किया। उन्होंने ये परिकल्पना की कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी हो सकती है। बाद में उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है, अपनी ये जो परिकल्पना है, उसको किसको बताया? आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ने उसको वेरीफाई किया कि हाँ, एक स्थिति ऐसी आएगी, क्योंकि अभी हम तकनीकी रूप से उतने उन्नत नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि पदार्थ की ये जो अवस्था है वो प्राप्त की जा सकती है। ये वेरीफाई किया आइंस्टाइन ने, और उसके बाद 1995 में तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने मिल करके इस अवस्था को बनाया। वो कौन कौन से थे? उनमें से एक कैटरले, एक कार्नेल और एक वीमैन। ये तीन जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले इस अवस्था को 1995 में बनाया, और इसके लिए इनको सन 2001 में इनको मिला नोबेल प्राइज। इन तीनों साइंटिस्ट को पदार्थ की जो पांचवी अवस्था क्रिएट करने के लिए, सफलतापूर्वक बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 2001 में। तो आगे हम देखते हैं ये अवस्था होती क्या है, ये कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, मान लो एक कंटेनर ले लिए, और इस कंटेनर में हम डाल देते हैं वेरी वेरी लो डेंसिटी वाला गैस। मतलब ऐसा गैस इसमें हम यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा कम होगी, ऐसे गैसीय पदार्थ को हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं हम, इसको करते हैं ठंडा। इसको करना होता है ठंडा। कितना ठंडा करते हैं? तो इसको हम करते हैं 0 केल्विन। ठीक है, ये 0 डिग्री नहीं है, ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब यदि हम इसको सेल्सियस में बात करें तो ये हो जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ठीक है, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको हम परम शून्य ताप भी कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उतने टेम्परेचर तक इसको क्या करना है, हमको ठंडा करना है। ठंडा करते हैं तब ये होता क्या है, यहाँ देखिए, जब ठंडा करते हैं तो जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो इसमें बदलता है, द्रव में कैसे बदलता है, उसके अणु आसपास आते हैं। जब द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदलता है, मतलब द्रव के अणु और ज्यादा पास आ जाते हैं तो क्या बदल जाता है, ठोस। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। जब बहुत लो डेंसिटी वाले गैस को क्या करते हैं, परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, तब क्या होता है, ये जो परमाणु आप देख रहे हो, और इसमें ले सकते हो, ये जो परमाणु आप देख रहे हो, ये हो जाते हैं एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ये इस तरीके से एक दूसरे के ऐसा ये नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, ये कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। और नजदीक आने के बाद क्या होता है कि ये एक परमाणु की तरह कार्य नहीं करते, एक परमाणु की तरह, एक सेपरेट एटम की तरह कार्य करना बंद कर देते हैं, और ये सब आपस में मिल करके एक समूह की तरह कार्य करते हैं। या हम कह सकते हैं ये एक सुपर एटम की तरह ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। यही होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसी को बोला जाता है BEC। और ये जो अवस्था होती है बहुत ही अस्थिर होती है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि ये अवस्था का और ज्यादा अध्ययन करने के लिए इसको साइंटिस्टों ने स्पेस में बनाया। स्पेस में बनाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे ये जो अवस्था होती है वो ज्यादा देर तक ठहर पाती है मुकाबले पृथ्वी के। पृथ्वी पे बहुत कम देर तक ठहर पाता है। ठीक, तो ये होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था BEC। तो इस तरह से आपने देखा कि पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसको हम अवस्था कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।